दो रियासतों में इन टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन ये जो मियाद मुकर्रर कर रहे हैं, इंडिया का बखरे बखरे हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना जो है वो कि ज़्यादा दूर नहीं रहेगा अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है। मैं कह चुका हूँ कि अगली बारी भी अगर मोदी को मिलती है तो इंडिया डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है और उसको कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन अब जब मुसलमानों ने ज़ाहिर कुर्बानी करनी है, ईद उल अज़हा करीब है, तो अब जानवरों की ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। गाय के गोबर के तकद्दुस के लिए इंसानी जान लेता है और बाकायदा इंसानों को ज़िबे करता है और इंसानों को कत्ल कर देता है। चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से कलभूषण का मसला वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए। अगर एक टर्म और मोदी आता है तो इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इंडिया नहीं बचता। यहाँ पर कोई तकरीबन 14-15 मुल्क बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया की दाल रोटी और उनकी पूरी की पूरी तनख्वाह इसी बात पर बनती है कि वो पूरे दिन में कितनी खबरें भारत के खिलाफ चला सकते हैं। अभी हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी एक्सपर्ट कमेंट देने शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक इस नए कानून का भारत के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस नए कानून के बनने के बाद भारत के और भी टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस बात को भी कह रहे हैं कि इस कानून के पीछे भी मुस्लिम समुदाय के लिए एक गहरी साजिश छुपी है। आने वाली ईद पर गाय के मांस को किस तरह से मुस्लिम समुदाय इस्तेमाल कर पाएगा, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक अब भारत में एक मुस्लिम विरोधी लहर चल रही है और मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक त्योहार भी मनाने की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तानी पैनलिस्ट कुलभूषण जाधव के केस और कश्मीरी नेताओं से हुई मीटिंग के बारे में भी अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे डिस्कशन को, जिसपे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात की। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अभी भी एक बड़ी मुश्किल का सामना करने वाले हैं। दो रियासतों में इन टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है और आबादी का दबाव है, तो लेकिन ये जो मियाद मुकर्रर कर रहे हैं, देखते हैं कि इंडिया में कैसे ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इस पाबंदी पर अभी तो गौर किया जा रहा है, लेकिन अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो किस तरह से मुसलमान अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में उनको हम दुआ गो हैं कि उनको वो लॉजिक प्रिवेल करे, उनको समझ में आ जाए कि वो अगर ऐसा इक़दाम करते हैं तो रेशा रेशा होना जो है ना एक मुल्क का, कोई ज़्यादा दूर बात नहीं होगी। इंडिया का बखरे बखरे हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना जो है वो कि ज़्यादा दूर नहीं रहेगा अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है। मैं कह चुका हूँ कि अगली बारी भी अगर मोदी को मिलती है तो इंडिया डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है और उसको कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन अब जब मुसलमानों ने ज़ाहिर कुर्बानी करनी है, ईद उल अज़हा करीब है, तो अब जानवरों की ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर भारत है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात है कि दुनिया भर में जो है वो गोश्त की और बीफ की, गाय के गोश्त की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया की तरफ से होती है। और इंडिया गाय के तकद्दुस के लिए, गाय के गोबर के तकद्दुस के लिए इंसानी जान लेता है और बाकायदा इंसानों को ज़िबे करता है और इंसानों को कत्ल कर देता है कि जनाब गाय का, आप गाय के गोबर का तकद्दुस क्यों नहीं कर रहे और उसके आलाइशों का आप तकद्दुस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये होता है, ये एक मुआशरा है जिसको यूरोप भी, अमेरिका भी, महज़िब ममालिक भी एक मुल्क मानते हैं, एक महज़िब मुल्क मानते हैं, एक कल्चर्ड मुल्क मानते हैं, एक तिजारत का मरकज़ मानते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? यानी आपके जो तकद्दुस के मयारात हैं वो क्या हैं? सरमायादारी जो है, जो आप इस तरह से दुनिया में कर रहे हैं, आप क्या दुनिया को बताना चाहते हैं? यहाँ एक मजहबी फरीज़े के तौर पर अगर कुर्बानी की जाती है और सदियों से की जाती रही है, मतलब 1000 साल तो इस खित्ते में मुसलमान मौजूद हैं और की जाती रही हमेशा, तो अब आप उसके लिए ये जो ख़त लिखा था नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस को, जब एक फैसला दिया था उन्होंने कि आपने हिंदुत्व की
बड़ी खिदमत की, चीफ जस्टिस को कहा गया, और चीफ जस्टिस को एक वज़ीर आज़म ख़त कैसे लिख सकता है मुझे समझ में नहीं आया। और चीफ जस्टिस किसी वज़ीर आज़म के ख़त मौसूल होने के बाद उसको उठाकर नहीं फेंकता है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि वो चीफ जस्टिस अपने आप को चीफ जस्टिस कहलाने का मुस्तहिक है या नहीं है। अच्छा लगाई साहब, कुलभूषण केस के भारत चाह क्या रहा है? पाकिस्तान ने तो कौंसलर रसाई दे दी, बिल भी पार्लियामान से मंजूर हो गया, लेकिन उस बिल और उस करारदाद के ऊपर भारत के अंदर मुसलसल जो आलमी अदालत है उसके खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है। अब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस बात की वजाहत कर दी है, लेकिन भारत आखिर चाह क्या रहा है इस मामले पर? भारत चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से कुलभूषण का मसला वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए। सही। पाकिस्तान ने ये इंतज़ाम किया है कि भाई आप क्या चाहते थे, फैमिली मिले, जी मिले, मिलवा दी उन्होंने। कौंसल रसाई हो, एक दफ़ा नहीं, पाकिस्तान ने कई दफ़ा कौंसल रसाई दी। उन्होंने कहा जी अपील का हक होना चाहिए, उन्होंने कहा लो अपील का हक भी होना चाहिए। अगरचे मिलिट्री कोर्ट से सुपीरियर जुडिशरी में हमारे केसेस जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम जब लोगों का कोर्ट मार्शल होता है क्या हमारे लोगों के केसेस जो हैं वो जाते हैं, या हमारे यहाँ जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी क्या उनको हमारी आला अदलिया को उसके रिव्यू का हक था या नहीं था? लेकिन इनको दिया गया है, इनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो तो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा हो जाता है, हमारा आइन भी और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं वो भी पूरे हो जा रहे हैं। जब पूरे होने के बाद आपके पास ठोस सबूत, उसका ओरल कन्फेशन रखा हुआ है, आपका उसका रिटर्न कन्वेंशन रखा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें जाती हैं तो अगर वो कन्वेक्ट होता है तो इंडिया को शोर मचाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको वैसे छोड़ दें तो पाकिस्तान के अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे कि आपने कैसे छोड़ दिया, आपके पास तो सबूत मौजूद थे। तो अब पाकिस्तान ने अपना मसला हल कर लिया कि जनाब ठीक है, अगर वो जाता है अपील का राइट इस्तेमाल करता है तो हम इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है कर लें। अगर क्या हमारी आला अदालतें कानूनी शवाहिद को देखने के बाद भी उसको रिलीफ देंगी, और किस बुनियाद पर रिलीफ देंगी? तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का रिलीफ बनता है। और अगर फिर वो कन्वेक्शन की तरफ जाता है तो इंडिया के पास कोई चीज़ नहीं होगी शोर मचाने के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी नहीं होगा, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने कहा पाकिस्तान ने उस पर अमल कर दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा लगाड़ी साहब, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के अज़्म इस्तक़लाल के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो हम इसको कश्मीरियों की जीत समझ सकते हैं क्योंकि कश्मीरियों ने बड़े अज़्म और इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया? मेरा ख्याल है कि अब ये कश्मीरियों के हाथ में ये बात आ गई है। जो तीन बड़ी पार्टियां बड़ी नहीं हैं, वो जो इक़्तिदारी पार्टियां हैं, बाकी तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, शबीर शाह इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यासीन मलिक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मीरवाइज़ उमर फारूक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए कि वो तो कहते हैं इस्तिसबाब राय कराया जाए, राय शुमारी कराई जाए कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर उस तरफ को जा रहा है इंडिया तो फिर ठीक है जी, ऐलान कर दे कि फलां तारीख को जो है फैसला करें अब मकबूजा कश्मीर के अवाम को वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो ठीक है, वो सारी जमातों को साथ देना चाहिए। इंडिया यहाँ से निकल जाए और इसको आज़ादी दे, तो क्या वो आज़ादी के मौके पर मोदी राज़ी होंगे? मोदी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि 370 वापस आए ताकि यहाँ पर एक पीस का माहौल पैदा हो। लेकिन कश्मीर में 70 साल से मुज़ाहमत की चिंगारी भड़क रही है, एक दिन भी वो मद्धम नहीं पड़ी है। कश्मीरी अपनी आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे, कश्मीरियों की आखिरी मंजिल आज़ादी। लेकिन पिछले जो 2 सालों से कश्मीर के हालात हैं उनमें तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना कि वहाँ पर हालात तो नॉर्मल किए जाएं ताकि रूटीन लाइफ तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाए। वहाँ पे क्या हालात है किसी को कुछ पता ही नहीं। रूटीन लाइफ इंडिया ने गड़बड़ कर दी है। इंडिया ने पूरे इंडिया की जिस तरह के ये इन्होंने अपना शरीयत के बिल को तोड़ा मरोड़ा है, उसके बाद इंडिया मोदी के होते हुए अगर एक टर्म और मोदी आता है तो इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इंडिया नहीं बचता। मैं बता रहा हूं कि इंडिया नहीं बचता। इंडिया में एक नहीं है, यहाँ पर कोई तकरीबन 14-15 मुल्क बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आसाम अलग मुल्क होगा और सिक्किम अलग मुल्क होगा, त्रिपुरा अलग मुल्क होगा, और जो है वो इस तरह के जितने भी मुल्क हैं वो आगे बनते चले जाएंगे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, जो बचा भी नहीं पाएंगे, गोवा को भी नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।